जी सर, स्क्रीन शेयर कर दिया। स्क्रीन शेयर। जी हो गया सर। यस। लैपटॉप का फोटो लीजिएगा, मोबाइल की फोटो की जगह मेरा जी लीजिए सर। चार्ट। जी सर। फोटो खींचने का काम कर रहा है कोई? हाँ मैं कर रहा हूँ सर। ओके। मेरे जो फोटो है ना, ये जी। मोबाइल की फोटो स्क्रीन पर है, मेरा लैपटॉप की फोटो उधर ऑन कीजिएगा। नहीं, आपकी लैपटॉप की फोटो आ रही है सर स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है। हाँ सर। पर लेकिन ये कम कैसे होगा, ये 4 फोटो हैं एक साथ। 4 हैं। 1 मिनट सर। ये सर आप जो है ना, उसमें ऑप्शन में आपकी फोटो तो सही आ रही है सर, इसमें आपको ऑप्शन सही चल रहा है सर। एक ही फोटो आ रही है हमारे, सब लोगों को एक ही दिखाई दे रही है। नहीं, हाँ अभी आई, ठीक है। आ गई सर। अभी अभी आई, ठीक है। ठीक सर। समाज परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारियों, वरिष्ठ बुद्धिजीवियों, अम्बेडकर आंदोलन के जुझारू योद्धाओं, आज हम कल की कड़ी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और हमने यहाँ पे 13वीं स्लाइड पर का था और अशोक को अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश करने के लिए आग्रह किया था कि अशोक एज ए वॉरियर, अशोक एज ए गवर्नर, अशोक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, अशोक एज ए लेमैन, अशोक एज ए किंग, अशोक एज ए सोशल रेवोल्यूशनरी, अशोक एज ए थिंकर, अशोक एज ए आइडियोलॉग, अशोक एज ए सोशल साइंटिस्ट एंड अशोक एज वेलफेयर एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी अशोक की बातें हमारे माइंड में गूंजने लगती हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास करने का दृष्टिकोण अभी 70 साल से अशोक को ज्यादा समझने की जगह हम महात्मा फुले, साहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रंथों का अभ्यास करते रहे और बाद में कांशीराम जी ने जो कुछ भी हमें दिया उसका अभ्यास और समझने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये महापुरुष जिस तरह से सोचते थे, उस प्रकार के सोचने का नजरिया हम खुद एज ए कार्यकर्ता नहीं बना पाए। मैं लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए एक्टिविस्ट हम अपना दृष्टिकोण, ये महापुरुष सोचते कैसे हैं उस तरह से नहीं कर सकते। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में हम ट्रेनिंग कैंप का ही आधार ये रखा है कि एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म, अशोधित अम्बेडकरवाद का शोधन करने, अशोधित अम्बेडकरवाद का शोधन करने, यहां से पे बैक टू सोसाइटी का रिवाइवल शुरू। तब हम अपने रिवाइवल में पूरे ढंग से सभी आंदोलनों का रिव्यू किया, अभ्यास किया, चिंतन मनन किया और नए ढंग से, नए सिरे से, इनोवेटिव वे, सम क्रिएटिव वे आल्सो हमने 5 दिन के सब्जेक्ट डिसाइड किए। 5 सब्जेक्ट, वो तो 5 सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट 5-5 दिन का है, लेकिन हम 5 सब्जेक्ट 5 दिन में डील करते हैं, समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हैं, समय की कमतरता को, और उस आधार पर हम अम्बेडकरवाद को 21वीं शताब्दी में नए नजरिए से देखने में कुछ हद तक कामयाब हुए। हम नहीं कहते कि हम सबको जान गए,
हम भी विद्यार्थी हैं और हम अपने आप को अमेंड करने के लिए, सुधारने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जहां से भी हमें कुछ चीज मिलती है हम शोधन करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से हमने महान अशोक के बारे में, जो बाबा साहब को समझने का नजरिया रखा, कांशीराम जी की सोच को समझने का नजरिया रखा, उसी प्रकार से हमने बाबा साहब महापुरुष, जिसे आधुनिक युग का निर्माता कह सकते हैं, आज से 2300 साल पहले का निर्माता है, आज वो 21वीं शताब्दी का निर्माता होने जा रहा है, महान अशोक। इस के बारे में मैं आज कुछ चर्चा करूं। तो कल मेरे से कुछ बात छूट गई थी कि मैं उन महापुरुषों को वंदन नहीं कर पाया। आज मैं उन्हें सर्वप्रथम वंदन करना चाहूँ। और इन महापुरुषों में से एक महापुरुष का तो आज जन्मदिन है, रामास्वामी नायकर। यस सर। उनको भी वंदन करते हैं। तो हमारा सर्वप्रथम महामानव तथागत बुद्ध और उनकी परंपरा को जमीन पर उतारने वाले महान सम्राट अशोक, इस देश को सोने की चिड़िया बनाने वाले, वैभव संपन्न बनाने वाले, विश्व का, भारत के गौरव को प्रस्थापित करने वाले महान सम्राट अशोक। इसके बाद मध्ययुगीन भारत में तमाम संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए आधुनिक भारत में केरल के नारायण गुरु जी, तमिलनाडु के रामास्वामी नायकर, इसी कड़ी में आदिवासी क्षेत्र से बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज। यहाँ बोलते समय हमें इन महिलाओं का उल्लेख करना जो हमारे लिए प्रेरणा होते हैं, क्रांति के लिए माँ का आधार है हमारे, सावित्रीबाई फुले, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और उनके एक चौथे गुरु का नाम लेना भी यहाँ पे उचित समझते हैं हम। बहुत सारे लोग संशोधन में पढ़े होंगे कि पी.आर. अम्बेडकर ये चौथे गुरु कहाँ से खोज निकाला। हम कैडर कैंप में तो बहुत सारी बातें, आज मौका नहीं उतनी बड़ी बातें, पर हाँ, पी.आर. अम्बेडकर, प्रोफेसर जॉन डिवी जो बाबा साहब के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टीचर थे, उनको हमने बाबा साहब का चौथा गुरु बोला है, माना है। और इसके बाद महानायक कांशीराम जी, इन सभी महापुरुषों को हम आज वंदन करते हैं और रामास्वामी नायकर का भी विशेष स्मरण करते हैं और उनके विचारों से अपने आप को संकल्पबद्ध करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण विचार को आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं साहस करता हूँ। 23rd सेंचुरी ऑफ अशोका द ग्रेट। हमने कल जयंती के बारे में, हमने जन्म शताब्दी के बारे में प्रश्न को स्पष्ट किया था कि जिस दिन मनुवादियों ने तो महान अशोक को जमीन दोस्त कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था, दफन कर दिया था, इसका कभी कोई इतिहास में नाम नहीं आ पाए। समय का पलटा खाया, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने अशोक को हमारे सामने लाया और हमने सोचना शुरू किया तो पूरे देश में हलचल। आपको ताज्जुब होगा, देश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत अशोक था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही कांग्रेसी विद्वानों का कथन है। 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जो अशोक का उत्खनन होकर जो चित्र सामने आ रहा था, विचार सामने आ रहा था, वो सारे के सारे नेशनल मूवमेंट को प्रेरणा दे रहे थे और वो एक प्रेरणा स्रोत बने थे। यानी अशोक महान का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये तो बात कहोगे अम्बेडकर साहब आपने पहली बार बोल रहे। अरे पहली बार नहीं, मैंने कल जितनी पुस्तकों के नाम दिए, अशोक खन्ना की पुस्तक पढ़ लीजिए, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए हम अशोक को बहुत कुछ ज्यादा नहीं जान पाए, इसलिए जो हमने जाना नहीं है उसे जानने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। और ये बुद्धिजीवी वर्ग का जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता है, कहलाता है, इन सबसे मेरी विनती है कि अशोक को आप उत्खनन नहीं कर सकते, उस साइट पर खोद काम नहीं कर सकते हो,
पर जितना कुछ हमारे सामने आया है उस पर ही एक्सप्लोर करने की गरज है। 1950 के बाद महान अशोक के शिलालेखों का कहीं भी किसी प्रकार से री इंटरप्रिटेशन नहीं। इसलिए हमने इस महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी मनाते समय 25 दिसंबर हमने कॉन्सेप्चुअल वर्थ ऑफ अशोका द ग्रेट माना, क्योंकि इसी दिन जिस स्मृति से, मनुस्मृति से सम्राट अशोक के शासन प्रशासन को निर्दयता से खत्म किया, बाबा साहब ने जलाकर वहीं पर हमको अशोक को इंडिकेट किया, और इसलिए हमने उस दिन को सम्राट अशोक का कॉन्सेप्चुअल बर्थडे ऑफ अशोका द ग्रेट मानना शुरू किया। इसलिए आज हम ये 23वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा आदर्श सेंटेंस, आदर्श सिद्धांत, अशोधित महान अशोक का शोधन करने। बात सरल सरल एक्सेप्ट हो जाती है, पर लेकिन ये सरल प्रश्न नहीं है, सरल समस्या नहीं है, क्योंकि अशोक का शोधन करेंगे और कोई बताएगा तो बताने से भावना प्रधान होकर नहीं होगा। साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड से हमें काम करना होगा, क्योंकि कांशीराम जी हमें जाते जाते एक बहुत बड़ा मंत्र दे गए कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना। क्योंकि जो कुछ भी हमने समझा था बाबा साहब के बारे में भी, फुले साहब के बारे में भी, साहू महाराज के बारे में भी, हम कहीं तो भी समझने में कम पड़े। इसलिए उन्होंने हमें समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, ये आदेश दिया। और महान अशोक इसको बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं। उसमें चारों तरफ वर्ण जाति की संस्कृति, वर्ण व्यवस्था की संस्कृति थी, विषमता वैमनस्यता फैली हुई थी, भाई भाई का गला काट रहा था, दुश्मनी चरम सीमा पर थी। उसमें महान अशोक इमर्ज होते हैं और इस काम करने का साहस करते हैं। कलिंग युद्ध के बाद वो काम करने का साहस करते हैं, तो उन्हें देखते हैं ये काम बहुत दुष्कर है, ये उत्तम पराक्रम के बिना संभव नहीं होगा, इसलिए मुझे उत्तम पराक्रम करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शिलालेखों में लिखा है कि यह दुष्कर है उत्तम पराक्रम के बिना। साथियों, सम्राट अशोक ने तो संकल्प कर लिया कि मेरे को तो अभी पराक्रम करना है, और इस देश से विषमता, युद्ध, अत्याचार, तमाम अमानवीय स्थितियों को बदलना है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति बिना कठोर प्रतिज्ञाओं किए बिना महापुरुष नहीं बन सकता। बाबा साहब ने प्रतिज्ञा नहीं की होती कि अगर मैं अछूतपन खत्म नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मार लूंगा। महात्मा फुले ने कितना कष्टमय जीवन जीने का संकल्प लिया। साहू महाराज ने सारा का सारा बिरादरी मराठा पूरा उनका विरोध में रहा। उनके वारिस को यशवंत राव को 60-70 साल तक समाज बहिष्कृत करके रखा। ऐसे महापुरुष का काम करना बिना कठोर संकल्प के संभव नहीं था। इसलिए हमने अशोक के बारे में सोचा कि अशोक ने क्या संकल्प लिए होंगे। हमें अभ्यास करने के बाद उनके 3 संकल्प देखे। महान अशोक ने 3 कठोर प्रतिज्ञाएं की थी। पहला, मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूं। मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूं। युद्ध का त्याग नहीं करता हूं, युद्ध की नीति का त्याग करता हूं। मुझ पर कोई जबरदस्ती युद्ध थोपेगा तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे रास्ते में आएगा तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने होकर किसी पर युद्ध नहीं थोपूंगा। ये उन्होंने जीवन भर पाला। कलिंग युद्ध के बाद इस चीज का अमल किया। ये बहुत कठोर प्रतिज्ञा थी, क्योंकि इस प्रतिज्ञा पर उनकी बहुत सारी नीति के युद्ध ना करना है तो किस प्रकार की नीति का सहारा लिया जाए। तो उन्हें कुछ चीज नकारना पड़ी, तो उनको सबसे पहली चीज को नकारने में विषमता और वैमनस्यता की नीति का त्याग करता।
उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट था कि विषमता वैमनस्यता है, और ये वैमनस्यता से युद्ध पैदा होता है, मुझे इसको ही खत्म करना है, मैं इस नीति का त्याग मैं खुद करूंगा अपने से। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। इस वजह से उनके सारे दिमाग के दरवाजे नए ढंग से खुले, नए ढंग से सोचना शुरू किया, और यही नए ढंग से सोचना ही अशोक की कामयाबी का रहस्य है। इसीलिए मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था कल कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लिटरली और थिंक क्रिएटिवली। और क्रिएटिवली थिंक करना होगा तो सम्राट अशोक की तीसरी प्रतिज्ञा हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा कि लोक कल्याण और समृद्धि के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना पड़ेगी। इसलिए सम्राट अशोक की तीसरी प्रतिज्ञा कि लोक कल्याण और समृद्धि के लिए मैं प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा। वेलफेयर स्टेट के लिए, प्रॉस्पर एंड वेलफेयर स्टेट के लिए मैं डेलिब्रेट एफर्ट्स, एक्सट्रीमली स्टेनियस एफर्ट्स करूंगा। साथियों, ये छोटा मोटा लापरवाही का डिसीजन नहीं कि राजा रजवाड़े लेते हैं अय्यासी में, ये जीवन को दांव पे लगाकर समाज परिवर्तन का संकल्प लेने का है। ऐसा ही संकल्प की अपेक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमसे कर रहे थे कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। हम इसीलिए सोचते हैं अगर पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता? प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने का संकल्प लिया होता, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने के लिए का संकल्प लिया होता। इसलिए अशोक को थोड़ा सा जान ले। मैं एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ूंगा क्योंकि ये ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी में इसलिए रखा है, आप पढ़ सके तो पढ़ेंगे। सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है, फिर उसका मूल है उत्थान और कार्य संपादन। नहीं है अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य सर्वलोकहित से बढ़कर, ये पराक्रम के बिना संभव नहीं था। ये गिरनार का शिलालेख है। जम्बू द्वीप में जो देवता यानी ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स मिश्रित नहीं होते थे, अमिश्रित थे, ये लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे कि हम तो भगवान के बनाए हुए हैं। वे देवता मिश्र किए गए विदिन 10 ईयर्स। कलियुग के बाद 2 साल के अंदर जो लघु शिलालेख में अशोक लिखता है कि जो आम आदमी से घृणा करते थे वो उनसे मिश्र होने लगे। और दूसरे शिलालेख में यह है कि जो दबा कुचला समाज था, जो ब्रह्मदेव से डरता था, घबराया रहता था कि कहीं मुझसे उसका गलती ना हो जाए, वो भी अपना डर भगा के उनके साथ मिलने जुलने के लिए तैयार हुआ और खुले तौर से एक दूसरे से मिलते थे। यह पराक्रम का फल है। देखिए 2 साल के अंदर ही अंदर, 1 साल अगर कोई कंटिन्यूअस प्रयत्न करे कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता था। सम्राट अशोक 1 साल के अंदर ही बोलता है कि मैंने 1 साल से प्रयत्न किए हैं और यह पराक्रम का फल है। यह ना केवल महान व्यक्ति, राजा, पैसे वाला, बलशाली से प्राप्त होना संभव है, बल्कि ये पराक्रम करने वाला कोई व्यक्ति संकल्प ले ले, धम्म आचरण करे और प्राणियों में संयम बरतने वाला हो तो सामान्य व्यक्ति भी ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इस बात को अशोक बार बार अपने शिलालेखों में रिपीट करते हैं कि कल्याण का कार्य दुष्कर है। जो कल्याण का प्रारंभ करता है वह दुष्कर या कठिन कार्य का आरंभ करता है। इसलिए कल्याण का कार्य, अगर हम लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं तो ये सरल नहीं है। अपहिल टास्क, कांशीराम जी बार बार हमारे बीच में बोल के गए कि ये अपहिल टास्क है, ट्रमेंडस टास्क है, हिमालयन टास्क है। इसलिए हमें इन चीजों को देखना चाहिए। अपने आप को उस कठिन पराक्रम करने के लिए अगर हमें अपना साहस जुटाना है, सूझबूझ को जुटाना है, तो हमारे अंदर ये चीजें 5 चीजें, चंडता मतलब क्रूरता, निष्ठुरता, निर्दयता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये हमारे अंदर नहीं आना चाहिए और डरना चाहिए कि मुझे कहीं ये मेरे स्वभाव को, व्यवहार को भ्रष्ट ना कर दे। इस तरह से इनसे दूर रहना चाहिए। और इसीलिए अशोक बहुत सोच बोझ के बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, मैं मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाले बनाकर ला सका। साथियों, यहाँ अशोक के बारे में दृष्टिकोण को स्पष्ट होने के लिए अभी तक हम केवल ट्रेडिशनल वे से थिंकिंग करते आ रहे थे। जब हमने अम्बेडकर बात का
फिर से अभ्यास किया तो हमने महान अशोक, प्रोफेसर फुले साहू, प्रोफेसर जॉन डेवे एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सारे महापुरुषों को एक क्रमिक विचारधारा के रूप में डेवलप होते हुए देखा। इसलिए अगर हमें अशोक को समझना है तो भी जॉन डेवे का डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का सोशल प्रोसेस को समझना होगा। बाबा साहब को समझना है तो भी जॉन डेवे को समझना जरूरी है। और ये डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के प्रथम चैप्टर की समरी का 2-3 सेंटेंस है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इसे थोड़ा सा मन में याद रखिएगा आगे के लिए। अस्तित्व में बने रहने का प्रयास करना ही जीवन का स्वभाव है। लाइफ कंटिन्यूअस प्रोसेस में एग्जिस्टेंस में रहती है, वो रहना चाहती है, क्योंकि इस निरंतरता का केवल निरंतर नवीनीकरण द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। जीवन एक आत्म नवीनीकरण प्रक्रिया है, सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। शारीरिक जीवन के लिए पोषण और प्रजनन क्या है? सामाजिक शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए है। शारीरिक जीवन के लिए हमें इम्यूनाइजेशन और फिजियोलॉजिकल और पौष्टिक आहार चाहिए पड़ते हैं। प्रजनन मतलब संतान पैदा करने के लिए और शरीर को जिंदा रखने के लिए पोषण बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जिस तरह से पोषण और इम्यूनाइजेशन शरीर के लिए आवश्यक है, एजुकेशन सेम रोल प्ले करती है सामाजिक जीवन के लिए। ये बात एजुकेशन का कितना बड़ा महत्व जॉन डेवे बाबा साहब को समझा रहे थे। इस शिक्षा में मुख्य रूप से संचार यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रांसमिशन, मतलब ये ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं, इस प्रक्रिया से ही आदमी का स्वभाव समाज बदलता है। जो जो इसमें पार्टिसिपेट करता है दोनों साइड से उसको लाभ होता है, जो कम्युनिकेशन करने वाले को और कम्युनिकेशन लेने वाले को, ट्रांसमिशन करने वाला और ट्रांसमिशन लेने वाला। ये बात हमें लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस, इस बात को ध्यान में रखना होगा, तभी हम इम्परमानेंस के सब चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रही है, गतिशील है, ये हमको समझ में आएगी। अशोक को समझने की अब हम शुरुआत करते हैं। अशोक खन्ना अपने 15-16 नंबर के पेज पर एक सबसे बड़े पिलर स्तंभ, जो दिल्ली टोपरा का कल मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, आप शायद लोग पढ़कर आए होंगे। वो बोलता है कि दिस पिलर एडेक्ट 7 रिवील्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग which lead Ashoka to inculcate the principle of Dhamma ya piti and proclaim the message of Dhamma. The proclamation of Dhamma were, however, many precisely like the formation of doctrine of pity, in which case the extant minor rock adepts record just one of many. माइनर रॉक अटैक जो 10वें साल में उसने पहले लिए, कालीन युद्ध के बाद 10वें वर्ष में जो छोटे छोटे शिलालेख लिखे हैं, उसी समय उसे मैं समझ में आ गया था कि मुझे थिंकिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग या थिंकिंग स्किल के सहारे के बिना मैं कामयाब नहीं हो सकता। ये अशोक खन्ना प्रारंभ में ही, अपनी किताब के प्रारंभ में ही इस बात को अटेंशन डालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कि अशोक को शिलालेख को वो प्रेम्बल और प्रेडिकेट, प्रेम्बल किसी चीज का, जैसे संविधान की प्रेम्बल है और उसके बाद संविधान लिखा हुआ है। इसी ये 7वां पिलर लेख है, इसमें जो प्रारंभ के 4 वक्तव्य अशोक के प्रेम्बल हैं और उसके 6 वक्तव्य जो है, 6 आदेश जो है, वो उसकी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को एक्सप्लेन करते हैं। इससे बड़ा एक्सप्लेनेशन इकट्ठा कहीं नहीं मिलता। बाकी छोटे छोटे शिलालेखों में बहुत कुछ अलग चीज है। इसलिए थोड़ा सा जॉन डेवे को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। What one factor of the situation is a person of trained mind. एक ट्रेंड माइंड के लिए सिचुएशन में क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं, और उसे, और ट्रेंड माइंड और लार्ज रिसोर्सेस, मोर विल बी एक्सपेक्टेड देन विथ ए पर्सन ऑफ बैकवर्ड।
ये हमारे समाज का जो तबका बहुजन समाज का दबा कुचला है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। जो ट्रेंड माइंड हो, आप लोग जो बैठे हो, जो ट्रेंड माइंड हो, आप लोग, आपके पास रिसोर्सेस है और बहुत कुछ, आप कुछ माइंड को ट्रेन किए हुए हैं। इसी से सिचुएशन को बदलने की अपेक्षा की जाती है। और अपेक्षा करते समय एक बहुत बड़ा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमें चारों तरफ खराब आदमी मिलेंगे, क्योंकि बैकवर्ड माइंड के लोग हैं। इसलिए वो आगे बोलते हैं, बाबा साहब ने भी इसे कोट किया है, ए गुड मैन इज द मैन हु नो मैटर हाउ मॉरली अनवर्दी, वो मॉरली कितना भी बिगड़ा हुआ हो, ही हैज बीन इज मूविंग इन मूविंग टू बिकम बेटर। अगर बुरा से बुरा आदमी अगर वो अच्छा बनने की तरफ मूव करता है, ये अच्छी बात है। Such a conception make one sever in judging himself and human in judging others. हाँ, ये कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है कि जब वो आदमी बुरे आदमी से अच्छे बनने की तरफ, बुराइयों को कम करने की कोशिश करता है और अच्छे बनने की तरफ करता है, तो वो समाज के साथ तो मिल रहा है, समाज के साथ तो समागम है उसका, तो वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करते समय ज्यादा कठोरता से अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है, पर दूसरों का इंट्रोस्पेक्शन करते समय उतनी कठोरता नहीं अपनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इट एक्सक्लूड द एरोगेंस which always accompanied judgment based on degree of approximation to fix end। जो यथास्थिति में रहने का माइंडसेट से जो एरोगेंस पैदा होती है, उससे आदमी बच जाता है। इसलिए ये वर्ल्ड फेम कोटेशन है जो बाबा साहब को भी बहुत पसंद था, और जॉन डेवे क्या, वर्ल्ड के तमाम थिंकरों ने जब भी जॉन डेवे के ऊपर लिखा, इस सेंटेंस को बार बार कोट किया, और मेरी लाइफ में भी इस सेंटेंस ने काफी कुछ बदलाव। नॉट परफेक्शन एज ए फाइनल गोल, हम पूर्णता प्राप्त करने के लिए आत्मा परमात्मा के मिलन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट परफेक्शन एज ए फाइनल गोल, बट एवर एंड्योरिंग प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग, मैच्योरिंग, रिफाइनिंग इज द एम ऑफ लिविंग। हमारे जीवन का उद्देश्य हमेशा अपने आप को परफेक्टिंग करते रहना, मैच्योरिंग करते रहना, रिफाइनिंग करते रहना। दिस हैबिट you will see in Ashoka the Great also. Honesty, industry, temperament, justice, ये चीजें जिस तरह से हमारे जीवन में हेल्थ, वेल्थ और लर्निंग इंपॉर्टेंट। देखिए, हेल्थ भी है, वेल्थ भी और लर्निंग, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हॉनेस्टी, इंडस्ट्री, टेम्परामेंट, जस्टिस, ये जरूरी है। आर नॉट गुड टू बी पजेस्ड एज दे वुड बी इफ दे एक्सप्रेस फिक्स एंड टू बी एंड। हेल्थ, वेल्थ और लर्निंग अगर यथास्थितियां फिक्स हो जाए तो हानिकारक होती है। इसलिए ये हमेशा गतिशील स्थिति में रहना चाहिए, परफेक्टिंग, मैच्योरिंग, रिफाइनिंग होता रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का हमेशा उद्देश्य बना रहना चाहिए। हम इसको अशोक को परखेंगे इसमें। अशोक का एडिक्ट गिरनार से शुरू करते हैं। प्रारंभ कई गिरनार का लेख है। अशोक का द काइंड किंग प्रदर्शी, किंग है ये वर्ड, अशोक द किंग प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मैंने जानबूझ के इस तरह से उनका एक विशेषण ले लिया। हैज हैड दीज धम्मा एडेक्ट रिटन इन ब्रीफ, इन मीडियम लेंथ, इन एक्सटेंड फॉर्म। देखिए, अशोक बोल रहा है कि मैंने जो धम्मा लिपि लिखी है, वो बहुत संक्षेप में लिखे हैं, मीडियम लेंथ में लिखे हैं, और एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब दूर दूर तक लिखे। नॉट ऑल ऑफ देम ऑकर एवरीवेयर, सारे के सारे सभी जगह उपस्थित नहीं है। फॉर माई डोमेन इज वास्ट, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है, राज कारभार है, वो तो एक से लेके दूसरे कोने पर ईरान इराक तक फैला हुआ है। इधर बर्मा श्याम तक फैला है, इधर ईरान इराक तक फैला हुआ है। तो मेरा डोमेन बहुत बड़ा है। बट मच हैज बीन रिटन एज आई विल हैव स्टिल मोर रिटन, मैंने फिर भी बहुत कुछ लिखा है और मैं और भी लिखने वाला हूं, और भी लिखूंगा। देखिए, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। एंड आल्सो देयर आर सम सब्जेक्ट हियर दैट हैव बीन स्पोकन ऑफ अगेन एंड अगेन,
बिकॉज ऑफ देयर स्वीटनेस। कहीं कहीं मैंने बहुत सारा रिपीटिशन में काम किया है, वो जनता की अपेक्षा के मतलब उनको अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने वो रिपीटिशन करके ज्यादा से ज्यादा वो शिलालेख लिखे। तो लघु शिलालेख जो है सम्राट अशोक के ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं और विस्तार में मिलते हैं, व्यापक दृष्टिकोण से मिलते हैं लघु शिलालेख, क्योंकि जनता उन्हें पसंद कर रही थी कि मैंने थोड़ा सा प्रयत्न किया, पराक्रम किया, तो जो ऊंची जाति के लोग ब्राह्मण बनिया मिलते नहीं थे, अब वो मिलने लगे हैं। और नीचे के लोग जो डरते थे, हिचकते थे, हिचकिचाहट थी, उनकी हिचकिचाहट दूर हो गई, भय दूर हो गई। अब वो मानवीय दृष्टिकोण से एक दूसरे से मिलने लगे हैं, समझने लगे हैं कि मानव दृष्टिकोण से हमें कोई भेद नहीं है, हम तो एक ही तरीके से पैदा उत्पन्न हुए और एक ही प्रकार के काम कर से देश को समृद्ध बना सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी समझ बन गई। इसलिए अशोक पहले शिलालेख में बोलता है कि मैं राजा हूं इसलिए बात कामयाब नहीं, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर काम करेगा तो वो हासिल कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात अशोक बोल रहे हैं कि वो लेमैन, हमने अशोक को एज ए किंग देखा, एज ए लेमैन की तरीके से देखने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए इस सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर होने की जरूरत है। मैं इतिहासकारों को, चिंतकों को, थिंकरों को अपील करूंगा कि आप लोगों ने अशोक को 21वीं शताब्दी में फिर से जगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अशोक से हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं और मनुवाद को मैदान जंग परास्त भी कर सकते हैं। अशोक वो ताकत है। इसलिए हमने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाने के दिन कोई सम्राट अशोक का कॉन्सेप्चुअल बर्थ माना और 21वीं शताब्दी में हम उसकी जयंती मना रहे। लगभग 16 साल 2005 से मैं लगातार ये जयंती मनाता आ रहा हूँ। लोग नहीं समझ पा रहे थे, 15 साल लग गए मेरे को कुछ लोगों को समझाने में, तब कहीं पे बैक टू सोसाइटी रिवाइव किया, बात बनी। अशोक का केयर फॉर पब्लिक हेल्थ। अब हम अशोक की अलग अलग पॉलिसी के ऊपर चर्चा करेंगे और ये आप लोगों को कल लोगों को समझाना भी है, क्योंकि हेल्थ की पॉलिसी, हेल्थ केवल मैं बीमार नहीं पड़ूं, बल्कि बीमार ना पड़े उसके लिए क्या चीज है, उसके अच्छा बेटर लिविंग होना चाहिए, उसकी पगार अच्छी होना चाहिए, मेंटल सेटअप भी अच्छा होना चाहिए, सराउंडिंग एरिया भी सही होना चाहिए, तब कहीं पब्लिक हेल्थ बन सकेगी। डॉक्टर लोग इसके बारे में बहुत अच्छी, सोशल हेल्थ के बारे में, प्रिवेंटिव एंड सोशल हेल्थ के बारे में एक अलग फैकल्टी है, वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो अशोक ने made provision for two type of the medical treatment for human and medical treatment for animals. Whatever medical herbs suitable for human and animals are not available in India, he had imported them and grow in India. उसने बाहर से इंपोर्ट किया और भारत में पैदा किया और अपने लोगों को, अपने देश के विकास में जनता के स्वास्थ्य का सबसे बड़ी चिंता की। पहली चिंता आदमी की स्वास्थ्य की होती है। अगर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ विचार कर पाएगा, स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार आ पाएंगे। तो शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ बन पाए, ये अशोक ने इस हेल्थ को और व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो डॉक्टर लोग बहुत नए नए ढंग से इसके ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं कि वो क्या माइंडसेट डॉक्टर अशोक ने डेवलप किया कि लोग मिलजुल कर रहने लगे, एसोसिएट लाइफ में कन्वर्ट हो गए, विषमता को भूल गए, भाईचारों को अपना लिया, सहकारी जीवन जीने लगे। ये बात मेडिकल फैकल्टी के लोग जो सोशल प्रिवेंटिव मेजर करते हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं। मैं अभी उस फैकल्टी में ज्यादा, और लेकिन अशोक को जितना समझ पाया उसके लिहाज से मेरे को सबसे पहला महत्वपूर्ण है अशोक केयर फॉर पब्लिक हेल्थ, अशोक केयर फॉर पब्लिक एजुकेशन, ये भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हेल्थ। ऑल मैन वुमेन आर माई चिल्ड्रन, व्हाट आई डिजायर फॉर माई ओन चिल्ड्रन, आई डिजायर their welfare and happiness both in this world and next, that I desire for all men and जो मैं अपने बच्चों के लिए इच्छा करता हूं कि मेरे बच्चे इस तरह से पढ़े लिखें, सशक्त बने, राजकाज करें, मैं इसी प्रकार से अपनी जनता के, प्रजा के
प्रजा को भी अपना संतान समझता हूँ, चिल्ड्रन मानता हूँ। उनकी भी कल्याण और हैप्पीनेस के लिए मैं काम करता हूँ, कल्याण इच्छा करता हूँ। माई ओनली इंटेंशन is that they live without fear of me. वो कह रहे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि वो मेरे से बिल्कुल भयभीत ना हो। इतनी बड़ी, यहाँ तो मिलिट्री, पुलिस, जाने कितने प्रकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस लोगों को डरा कर कंट्रोल करने के लिए, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मैं उनके लिए जो इच्छा कर रहा हूं, उनके प्रति देखने की दृष्टिकोण में बदला हूं कि मैं उन पर हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि उनके कल्याण के लिए है। और उस कल्याण करना है तो सबसे पहले उनको भय मुक्त करना। इसलिए हमारा स्लोगन है, महान अशोक का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाए। दैट दे मे ट्रस्ट मी, उन्हें मेरे पर विश्वास करना चाहिए। यस, जो कल्याण की बात करेगा, हैप्पीनेस की बात करेगा, लोग उस पर विश्वास करेंगे। हमने भी यहाँ पर, मोदी साहब ने बोला मैं देश का विकास करना चाहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब सारा मिट्टी में मिल गया, ना विकास हो रहा है, ना विश्वास संपादन हो रहा है। चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, भयग्रस्त समाज होता है। अशोक बोलते हैं, आई मे गिव देम हैप्पीनेस एंड नॉट सोरो। मैं उनको खुशी देना चाहता हूं, दुख नहीं देना चाहता हूं। इस शिलालेख में लिखा रहेगा, अशोक धौली के शिलालेख में लिखा है। फर्दरमोर दे शुड अंडरस्टैंड दैट किंग विल फॉरगिव दोज हु कैन बी फॉरगिव। जिनको माफ किया जा सकता है, राजा उन्हें माफ करेगा ही, किसी को किस प्रकार के अनावश्यक सजा नहीं होगी। He wished to encourage them in practice dhamma so that they may attain happiness in this world and next. इसलिए उनसे कुछ गलती हो जाती है, हो जाने दीजिए, लेकिन वो अच्छे जीवन जीने के लिए व्यवहार करते हैं, नीतिगत जीवन, नैतिकता का जीवन जीने के लिए, लोगों से भाईचारा का, मानवीय जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो वो हैप्पीनेस को प्राप्त होंगे इस जन्म में, और मरने के बाद भी उनको लोग गौरव करेंगे। एश्योर पीपुल बियॉन्ड बॉर्डर। और वो यहां तक बोलते हैं कि मेरे साम्राज्य के बाहर जो और दूसरे देश के लोग हैं, वो उनके लिए भी किंग लाइक ए फादर, ही फील टुवर्ड अस एज ही फील टुवर्ड हिमसेल्फ, ही फील टुवर्ड अस। वो राजा अशोक बोलते हैं कि मैं उनके बारे में उसी प्रकार से सोचता हूं जैसे वो मेरे बारे में सोचते हैं। अब मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूं तो वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचे। ये कितना बड़ा देखने का दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण। विश्व का कोई भी एम्परर इस प्रकार की चीज को नहीं पा सका। अरे धम्मा शब्द के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और धम्मा को हम ट्रेडिशनल बुद्धिज्म से काउंट कर ले जाते हैं। अशोक के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अशोक व्यक्तिगत जीवन में लाइफ को, धर्म को अडॉप्ट कर सकता है। हम भी अपने पे बैक टू सोसाइटी के सभी साथियों को, आपकी लाइफ में आप अपना धर्म कुछ भी रखिएगा, आप अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं, लेकिन हम आपस में धर्म निरपेक्ष सेकुलर तरीके से सब धर्मों का, जिसमें मानवता है, सभी के कल्याण के विचार हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो चीजें मनुष्य के लिए अकल्याणकारी है, विषमता और वैमनस्यता फैलाती हैं, वो धर्म का भाग नहीं हो सकती हैं, इसीलिए उन्हें नकारना है। उन्हें जीवन से बहुत सोच विचार करके उनको नकारना है कि मनुष्य को जरा भी नुकसान ना हो और हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो। अशोक बोलते हैं, Until now I have not been very zealous. वो 10वें साल की बात ही कर रहे हैं, कलिंग युद्ध के बाद। मैं ज्यादा उत्साही नहीं था, अभी कुछ ही समय से मैं संपर्क में आया हूं, और मैंने जब उत्साह से पराक्रम करना शुरू किया, यानी डेलिबरेट एफर्ट्स किए, लोगों को समझाना शुरू किया कि भाई ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, चार वर्ण बेकार की बातें हैं, हम सब एक हैं,
कोई किसी प्रकार का धंधा कर सकता है, किसी प्रकार का बेहतरीन जीवन जी सकता है, किसी को तरक्की करने से नहीं रोका जाएगा। बार बार बोलते हैं कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ चील डेलिबरेट एफर्ट्स एंड इट इज नॉट जस्ट द ग्रेट हु कैन डू दिस। हम्बल सादा व्यक्ति भी अगर काम करे तो अच्छा जीवन जी सकता है। ये बार बार उन्होंने बोला, एक बार नहीं कई बार उन्होंने नीतिगत सिद्धांतों को जितना ज्यादा बताया। आत्मा परमात्मा फिलोसफिकल आउटलुक वो एक अलग बात है, उसको सामाजिक जीवन के व्यवहार के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संस्कृति का भाग नहीं होते हैं, वो फिलोसफी है। फिलोसफी और कल्चर दो अलग चीजें हैं। फिलोसफी डिफरेंट, हजारों फिलोसफी हो सकती है, और हमारे भारत में सैकड़ों फिलोसफी है, सैकड़ों, और वो धर्म का अंग नहीं बन सकती। वो धर्म बनते रहे, वो उस तरह सेंटर में, लेकिन सामाजिक जीवन के लिए कुछ अलग ही बातें होती, एक दूसरे से मिलना, एटिकेट, व्यवहार, कंडक्ट, ये सारी चीजें हैं। ये धर्म गवर्न नहीं करता है, ये समाज सेल्फ गवर्निंग प्रोसेस है। यही बात तो प्रोफेसर जॉन डीवे ने बाबा साहब को समझा। और इसमें अशोक ने पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन पर बहुत जोर दिया। एक उसमें लगभग 7 ग्रंथों का उल्लेख किया, 7 नियमों का उल्लेख किया जो अलग अलग पुस्तकों में कहीं कहीं है, और उनको उन्होंने कि ये जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल है उसने भी पढ़ना चाहिए, और लेमैन ने भी, ले वुमेन ने भी पढ़ना चाहिए। लेमैन, ले वुमेन मतलब आम आदमी और आम ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अशोक के जीवन में, क्योंकि जब वो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि ये ज्ञान भिक्षुओं ने भी पढ़ना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए, ये all monks and nuns must may constantly listen to and remember them। ऊपर के जो 7 ग्रंथ हैं, राहुल को एडवाइस किया बुद्धा ने, उपतिष्ठ का क्वेश्चन है, डिस्कोर्स ऑफ प्योर लाइफ, ए पोएम ऑफ साइलेंट सेज, इस तरह के करीब नोबल लाइफ के बहुत सारे 7 ग्रंथ हैं। इनको अभ्यास करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए बोला, जिससे कि आप बेहतर नैतिक जीवन जी सकें। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड and next is difficult to obtain without much love of Dhamma। Happiness in the world and next is difficult to obtain without much love of Dhamma, much self-examination, much respect, much fear of evils, and much enthusiasm। अगाय कामता, अगाय परीक्षा, अगाय परीक्षा पाली का इस तरह से वर्ड है दमलिपि में, अगाय परीक्षा, उसको हमने सेल्फ एग्जामिनेशन, मच रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट, मच फियर, पाप कर्म करने से फियर हो, और मच इंथुजिज्म, बहुत उत्साह के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंट के साथ आदमी काम करे। कितना विशाल दृष्टिकोण था। अशोक इतना बड़ा आइडियोलॉग होते हुए भी उसको, उसकी विचारधारा को हम कोडिफाइड नहीं कर पाए। करना पड़ेगा। अगर 21वीं शताब्दी को फुले साहब अम्बेडकर सपनों का भारत बनाना है, वृद्ध भारत बनाना है, अशोक का भारत, मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत बनाना है, तो हमें ये चीजें करना पड़ेगी। कम से कम अशोक की ये हैप्पीनेस की 5 बातें तो मानना पड़ेंगे। लव फॉर नैतिक लाइफ, लव फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन, मच रिस्पेक्ट, अपमान नहीं करना किसी का, फियर ऑफ इविल्स, बुराइयों से, पाप कर्म से भयभीत रहना कि मेरे से कोई गलती ना हो, मच एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ जीना। इस प्रकार की बातों के सामने पाखंडी धर्म कहां टिक सकेगा? जरा कल्पना कीजिए, जब अशोक इस प्रकार की बात कर रहा होगा तो उस समय के तमाम प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, रीति रिवाज, बलि करने वाले,
अय्याशी के त्योहार कहाँ टिक पा रहे होंगे इस प्रकार की विचारधारा के सामने? रियलाइज दैट कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज आज हम बोलना शुरू करें और अशोक को उसी प्रकार से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, रामराज इसके सामने कहीं भी नहीं टिकता। One who is lacking in self-control, purity of heart, या कृतज्ञता या gratitude and firm devotion, such a person is mean या low. Lacking, जिस व्यक्ति के अंदर ये 5 चीजों का अभाव है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को आत्म का संयम नहीं रख पाता है, अपना पवित्र दिल नहीं रखता है, अपने दिल में कुछ बाहर कुछ ऐसा रखता है, किसी का उपकार को पर कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है, फर्म डिवोशन, दृढ़ भक्ति भाव से अपना काम में लीन नहीं होता है, वही पर्सन मीन है, क्षुद्र है। ये अशोक की सलाह दी। अशोक को हमने पर्सनैलिटी को देखा, अशोक का कम्युनिकेशन सिस्टम और विजिलेंस सिस्टम हम दोनों एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। विजिलेंस नहीं होता इतना बड़ा, जब अशोक ने मिलिट्री को ज्यादा बढ़ाया नहीं, क्योंकि युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ज्यादा मिलिट्री पर खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन टेम्परेरी मिलिट्री उनके पास काफी बड़ी थी, हजारों की तादाद में अशोक के पास मिलिट्री थी, लेकिन उसने मिलिट्री पर जो लाखों मिलिट्री रहती थी, 5 पे 10-10 लाख, वो मिलिट्री का खर्च उसने कम कर दिया, तो डेवलपमेंट वर्क पे खर्च हो गया। जो शरारती किस्म के एलिमेंट थे, वो खुरापात करने वाले थे, तो उसने विजिलेंस, यानी इन्हें पाली में प्रतिवेदक कहते हैं, पर्यवेक्षामी, इनके अपॉइंटमेंट किया। और आज का जितना भी डीटी एनटी का तबका है, डीटी और एनटी, बीजेएनटी कह सकते हैं जिसे, ये पूरा का पूरा समाज, जो सैकड़ों कम्युनिटियां हैं, ये अशोक के समय के अलग अलग प्रकार के विजिलेंस का काम करने वाले लोग थे, अलग अलग प्रकार से विजिलेंस का काम करने वाले लोग थे, इसीलिए चलते फिरते जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी, राजा तक पहुंचा देती थी। अगर एक कबीले से दूसरे कबीले पे एक आदमी खबर कर दे, इसको उधर पहुंचा दे, इसको उधर पहुंचा दो, इसको उधर पहुंचा दो, तो वो कबीला वहीं का वहीं रुकेगा, लेकिन सूचना राजा तक पहुंच जाती थी। ये विजिलेंस का तरीका था। अशोक का विजिलेंस अद्भुत विजिलेंस था, कि मैं कहीं सोऊं, रानी के साथ बैठा हूं, खाना खा रहा हूं, पखाने में गया हूं, किसी भी स्थिति में हूं, एक भी सेकंड देर नहीं करना चाहिए, मुझे सूचना देना चाहिए, मेरे दूतों ने मुझे सूचना देना चाहिए। एक और ये विजिलेंस, और दूसरा जनता को गुमराह ना हो सके, जनता को कोई दिशा भूल ना कर सके, इसलिए उसने जितने भी ऑर्डर दिए सबको पत्थर पर खुदवा दिया, पत्थर को कागज बना दिया। पत्थर की लकीर मिट नहीं सकती, और इसलिए अशोक के आदेश जनता में गूंज गए। एक साल के अंदर कोई लिखा हुआ, लोग 50 बार उस जगह से आते जाते रहेंगे, तो साल भर में कितना प्रचार हो जाता होगा। ये तो हमारे को थोड़ी सी शिलालेख मिले, 300 के आसपास की शिलालेख मिले हैं, कहा जाता है 84,000 शिलालेख लिखे थे। अगर इतने ज्यादा शिलालेख होंगे तो अशोक के नियमों का किस प्रकार से कोई उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा? कोई अधिकारी पदच्युत या भ्रष्ट होने की कोशिश करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि विजिलेंस उसके पीछे भी लगी हुई है, और उसके कार्य को देखने वाली जनता भी है। जनता अपने ऊपर जो गवर्न कर रहे हैं, प्रदेश के प्रादेशिक, रज्जुक और दूसरे प्रकार के अधिकारी, इन पर भी जनता का विवाद, राजदूतों का विवाद, विजिलेंस का विवाद, और अशोक पर इस तरह से गवर्न किया। ये शासन 100 साल तक टिका। इसलिए अशोक का विजिलेंस आज भी हमारे लिए उपयुक्त, प्रेरणादायी है, क्योंकि आज हम सरकार में क्या हो रहा है, क्या मंथन चल रहा है, इतना सीक्रेट हो गया कि किसान लोगों को मंत्रिमंडल की बात ही नहीं पहुंच पाती, क्या निर्णय हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई वो तो सब किसान लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे, पर क्या भ्रम में फंसे हुए हैं ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और वो एक भाई मेरा हित मैं अगर हूं, मैं अपना हित मैं अच्छी तरह से जान सकता हूं,
मोदी जी वो अच्छी तरह से हित को नहीं जान सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विजिलेंस चापलूसों का विजिलेंस है, वेस्टेड इंटरेस्ट का विजिलेंस है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये वेलफेयर स्टेट का विजिलेंस था और यहाँ पर देश में वेस्टेड इंटरेस्ट का विजिलेंस है। ब्राह्मण बनिया की सरकार बनेगी और टिकेगी कैसे, इसके लिए विजिलेंस है। तो कहाँ पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी होगी, निष्पक्षता कहाँ होगी, इसलिए कहाँ सही इंफॉर्मेशन मिल सकेंगे। इसलिए अशोक का विजिलेंस और उसका कम्युनिकेशन अद्भुत था, आज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। अशोक का एडवाइस टू वुमेन, लोग आक्षेप करेंगे अशोक ने महिलाओं के बारे में भी कहा। अरे पूरा का पूरा एक शिलालेख लिखा है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं। इन टाइम्स ऑफ सिकनेस और फॉर मैरिज ऑफ सन्स और डॉटर और बर्थ ऑफ चिल्ड्रन और कहीं एम्बार्किंग ऑफ जर्नी, कहीं देश यात्रा करने के लिए निकलना हो, ऑन दीज और अदर ओकेजन, कहीं कोई बीमार पड़ गया हो, शादी हो रही हो लड़का लड़की की, या बच्चा पैदा हुआ हो, या यात्रा को निकल रहे हो, ये सारे ओकेजन विभिन्न रीति रिवाजों परंपराओं में पीपुल परफॉर्मेंस वेरियस सेरेमनी। अशोक बहुत ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए हम लोग तो अभी हम परंपराओं रीति रिवाजों पर तो अटैक कर ही नहीं पा रहे, हम केवल विषमता पे चोट कर रहे थे। अशोक तो विश्वासों पर भी चोट करने पहुंच गया। वो सिकनेस है, मैरिज है, सन डॉटर बच्चे हुआ, रीति रिवाज परंपरा बना रहे हैं। अशोक बोल रहा है कि लोग न जाने कितने वेरियस सेरेमनीज मनाते हैं और वुमेन इन पर्टिकुलर परफॉर्म मैनी वल्गर और वर्थलेस सेरेमनी। यहाँ पर महिलाएं बेकार की यूजलेस अमंगल सेरेमनी करते हैं, उनसे मंगल होने वाला नहीं है, इनसे मंगल होने वाला नहीं है, ऐसी सेरेमनी करती है, उससे मंगल होने बहुत कम मंगल होगा। लेकिन अशोक जो सोच रहा है कि मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं उससे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा समझाने का तरीका देखिए। उनका विरोध नहीं किया, क्या कर रहा है, उससे आपका कम मंगल होगा। दिस टाइप ऑफ द सेरेमनी कैन बी परफॉर्म बाय ऑल मींस बट दे बेयर लिटिल फ्रूट। उनको बहुत कम फल मिलता है, उससे बहुत कम फल मिलता है। पर व्हाट डज बेयर ग्रेट फ्रूट्स इज द सेरेमनी ऑफ धम्म, जो नैतिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक जीवन के साथ एक सामाजिक जीवन जीने का जो आनंद है, ये ज्यादा फलदायी है, ज्यादा सहकारी जीवन ज्यादा फलदायी है। समवाय का जीवन ज्यादा फलदायी, समवाय सोशल एंडोस्मोसिस। अशोक का किया वर्ड सोशल एंडोस्मोसिस का ही जॉन डिवे ने सोशल एंडोस्मोसिस शब्द का किया, जो अशोक ने समवाय शब्द का। सामाजिक समवाय साधु है, कल्याणकारी है, सामाजिक समवाय कल्याणकारी है, इसलिए सोशल एंडोस्मोसिस कल्याणकारी है। और हम सोशल एंडोस्मोसिस की तरफ नहीं बढ़ रहे, हमारा कोई भी प्रक्रिया नहीं बढ़ रहा है। पेबैक टू साइड ने डिस्कस किया कि हम सोशल समवाय की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे, सोशल एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ेंगे। दिस इन्वॉल्व प्रॉपर बिहेवियर टुवर्ड सर्वेंट एंड एम्प्लॉइज। देखिए मालिक और नौकर में जो काम करने वाले हैं उनमें अच्छा बर्ताव का दृष्टिकोण देता है, रिस्पेक्ट, टीचर के प्रति आदर दिया बताता है, और सभी जीवित प्राणियों को हानि ना पहुंचे इसके लिए रेस्ट्रेन प्रतिबंध करने की बात करते हैं कि भाई आपने संयम बरतना चाहिए। और जनरसिटी टुवर्ड एस्टिक एंड ब्राह्मण, जो उस समय के निगंठ थे, जैन थे, बुद्ध थे, ब्राह्मण के तामन संप्रदाय थे, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके प्रति आपने उदारता का जीवन यानी दान भी देना चाहिए। पर लेकिन रिस्पेक्ट टू टीचर्स, आगे चल के एक जगह अपने माता पिता की आदर भी करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, वो भी बात बताते। पर महिलाओं को बार बार उत्तेजित करे कि तुम जो भी परंपरा रीति रिवाज मना रहे हो वो ज्यादा फलदायी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा फलदायी है। कुछ तो महिला शुरुआत करेंगे सोचने की इस बात को, यार हाँ चलो परख के देखे। तो वो परखना शुरू हुआ तो सारे पाखंड दूर होना चाहिए। टेक्निक, थिंकिंग स्किल का कमाल है। सो हम काफी नजदीक पहुंचे हैं। अशोक का जो हमने कल आपको दिल्ली टोपरा का 7वां स्तंभ लेख अभ्यास करके आने के लिए कहा था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस पर थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें और इस समझाने में
अशोक के आज 21वीं शताब्दी में मोर रेलेवेंट बनाने, कि ये 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा सार्थक हो सकता है, इस चीज को 7वां नंबर का स्तंभ लेख उपयोगी पड़ता है, सारगर्भित है और बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि उससे पहले, अशोक से पहले का जीवन कैसा होगा? सामाजिक विषमता से भरा हुआ जीवन था, वैमनस्यता से भरा हुआ जीवन था। लोग आपस में लूट खसूट करते थे, व्यापारी अपने तरीके से लूट करता था, पंडित जी अपने तरीके से लूट कर रहे थे, जमींदार अपने तरीके से लूट कर रहे थे। इस चीज को बदलने के लिए अशोक ने कैसे सोचा? तो वो जैसा अशोक सोच रहा था, आधुनिक युग में प्रोफेसर जॉन डेवी सोच रहे थे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, इट कैन बी डन बाय थिंकिंग एंड कॉपरेशन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी अचीव थ्रू थिंकिंग एंड कॉपरेशन। अशोक ने ये चीजों को कर दिखाया। तो अशोक, भाई मैं कैसे करूं? तो प्रॉब्लम ऑफ अनवीक्षिकी और निजतिया, दो शब्द उस समय व्याप्त थे। होटल के अर्थशास्त्र ने अनवीक्षिकी और निजति की चर्चा की है। अनवीक्षिकी की तो चर्चा उसने काफी डिटेल में की है, और अशोक अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। 27वें वर्ष में क्वेश्चन कर रहे हैं। इस 27th ईयर अपने राज अभिषेक के 27वें वर्ष में अशोक चिंतन कर रहा है, हाउ कैन द पीपल बी एनकरेज टू फॉलो। मैं जो नैतिक जीवन जीने के लिए बात कर रहा हूँ, बेहतर जीवन जीने के लिए बात कर रहा हूँ, समवाय का सहकारी जीवन जीने के लिए बात कर रहा हूँ, कॉपरेशन का जीवन जीने के लिए बात कर रहा हूँ, सोशल एंडोस्मोसिस का जीवन जीने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं इसमें लोगों को एनकरेज कैसे करूं? हाउ टू एनकरेज पीपल टू फॉलो द धम्मा, हाउ कैन द पीपल बी ग्रो थ्रू द प्रमोशन ऑफ धम्मा। मैं धम्म का प्रमोट करूं तो लोगों का ग्रो कैसे होंगे, उनकी तरक्की कैसे होगी, उनका उत्थान कैसे होगा? हाउ कैन, हाउ शब्द से वार्ड, वेयर ये शब्द यूज नहीं किया उन्होंने, हाउ शब्द का प्रयोग किया। हाउ कैन आई एलिवेट देम बाय प्रमोटिंग द धम्मा, मैं उनका एलिवेट, उनको नीचे से ऊंचा उठा सकूं। एलिवेट का मतलब कोई तो डिग्रेडेड हो चुका है, नीचे गिरा हुआ है, तो नीचे गिरे हुए समाज को मैं ऊपर कैसे उठा के प्रमोट कर सकूं? ये प्रश्नों का उत्तर अशोक चिंतन मन करता है। उसमें 10 कथन है अशोक के। 7वें स्तंभ लेख में अशोक के 10 कथन है। 10 में से 4 कथन में ये क्वेश्चन पर समराइज होता है। मेरे से पहले बहुत से राजाओं ने सोचा कि लोगों में धम्म की वृद्धि की जाए, अच्छा जीवन जीने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्यों कामयाब नहीं हुए? मैंने सोचा, ये प्रश्न उसने पैदा किए। उन्होंने प्रयत्न किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्यों? वो प्रयत्न कैसे थे, इस पर भी गौर किया गया। तो अशोक ने अपने पहले 50 साल के, 100, 200, 300 साल के कहानी किस्से जितने भी होंगे राजा रजवाड़ों के, पूरे संसार भर के उसके पास चिंतन मनन करके जो आए होंगे, उन सबका अभ्यास किया होगा, स्पेशल अभ्यास किया होगा। 27वें वर्ष में तो उसने, और 27वें वर्ष में कितने का साथ हो, ये लगभग 52 से 57 साल की उम्र में रहा होगा, 52 साल का होगा जिस समय इस शिलालेख लग रहा है। और इसके बाद 11-12 साल अशोक और जिंदा रहा। 27वें साल में इस प्रकार के प्रश्न कर रहा होगा, अशोक कर रहे थे, और 27 साल के बाद 12 साल तक सम्राट अशोक और जिंदा रहा। तो उसमें उसने कितना काम किया होगा? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम रुक नहीं सकते। अशोक ने क्या क्या किया होगा वो हमें इमेजिनेशन करना होगा, और किस तरह से उसने अचीवमेंट्स किया होगा। तो 27वें साल तक जो अचीवमेंट करके लाया, उसी के आधार पर संसार में ध्रुव तारा की तरह से चमक रहा है। एच.बी. जेम्स उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो सम्राटों का सम्राट, प्रेषितों का प्रेषित, पैगंबरों का पैगंबर, इस प्रकार का वो अशोक को बोलते हैं। सेंट पॉल को भी महत्व नहीं दे पाते,
और तमाम डेरिसिस को महत्व नहीं देते हैं, उन सबसे श्रेष्ठ अशोक को बताते हैं। और ये कौन है? क्रिश्चियन राइटर H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार शुरू से कल से मैंने कि आपको अशोक के बारे में सीरियसली समझने की प्रक्रिया करेंगे तो आप कुछ अच्छा समझा पाएंगे कि अशोक इसलिए रेलेवेंट है कि वो नए ढंग से हमको सोचने को देता है कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, लोगों को कैसे एनकरेज करूं मैं कि वो फॉलो करें, कैसे प्रमोट करूं कि वो फॉलो करें, एलिवेट कैसे करूं ताकि उनका उत्थान हो सके। ये इन सारी बातों को सोचकर अशोक ने कार्य करना शुरू किया। अशोक बोलता है, इसको सोचकर पर मैंने डिसीजन लिया कि मैं लोगों को श्रावण कराऊं, उनको उपदेश दूं, या दवा दारू का लोगों को, जानवरों का और पुरुषों का, मनुष्यों का हेल्थ की तरफ ध्यान दूं, व्यापार में सहूलियत हो सके, रोड पर जगह जगह बड़े बड़े पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, पानी के इंतजाम किया, दवाई के बगीचे लगाए और रहने के लिए सराय और रेस्ट हाउस बनाए। दूर दूर तक के रास्ते साफ किए कि व्यापारियों को आने जाने के हो, तो रोड भी बनाए। डामर रोड नहीं था उस समय, इतना रोड था कि जो आवागमन के साधन है, खच्चर है, बैलगाड़ी है, वो चल सके। इस प्रकार के रोड उन्होंने रोड बनाए। इरिगेशन में तो यह है कि उसने बांध वगैरह बनाने की प्रक्रिया भी आई। इकोनॉमिक थॉट्स पर जो लोग अभ्यास किए उन्होंने वो भी बताया कि इरिगेशन का काम भी अशोक कर रहे थे कि लोगों में पानी का, क्योंकि बुद्धा के जो जीवन में सबसे बड़ा झगड़ा हुआ वो पानी के बंटवारे पर ही झगड़ा हो रहा था कि पहले उस नर्मदा नदी का पानी शाक्य कुल लेगा कि कोली कुल लेगा, इस पर ही झगड़ा था। तो अशोक ने उस चीज को ऊपर ही पानी का इंतजाम किया, शेतकरी समाज काफी विकसित हुआ। ये दूसरा, शिक्षा के ऊपर में बहुत बड़ा प्रयोग किया। और शिक्षा में जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये अनविक्स की फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल, विचार कौशल विद्या को केजी से पीजी तक, मतलब प्राइमरी से लेकर स्नातक पर्यंत अनिवार्य विषय के रूप में सिखाया। और संभवतः इसी का परिणाम था कि 2 साल के अंदर कलिंग युद्ध के बाद 2010वें वर्ष में, 8वें वर्ष में युद्ध हुआ, 10वें वर्ष में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। और डिसीजन लेने में कितना क्विक था। कलिंग युद्ध के बाद जो उसने सोचा कि मैं अब किस प्रकार से काम करूं, तो उसने सबसे पहले 3 प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूं तो शांति की नीति कैसे होगी, उसका उपयोग किस प्रकार से हो सकेगा, विषमता वैमनस्यता की नीति त्याग करता हूं तो लोगों में मेल जोल कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनमें भाईचारा, एसोसिएट लाइफ कैसे डेवलप हो सकती है, और कल्याणकारी और समृद्ध राष्ट्र का स्थापना करा। तो इसमें कहने से नहीं होगा, एक एक व्यक्ति को समृद्ध बनाना होगा, एक एक व्यक्ति का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। इस व्यक्ति का रिकंस्ट्रक्शन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एंड तभी व्यक्ति का, क्योंकि हम गंदगी से भरे हुए हैं, अगर हमें अच्छा बनना है तो अपना अनुभव का पुनः रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, ताकि हम रोजाना अपने अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। कुछ बुराइयों को त्यागते हैं, कुछ अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ बुराइयों को त्यागते हैं, अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे जीवन में चलता रहता है। हम बहुत कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ नकारने की कोशिश करते हैं। हम कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज द वे ऑफ लाइफ। इसीलिए मैंने प्रारंभ में जॉन डेवे को कोट किया, क्योंकि अशोक की थ्योरी के साथ जॉन डेवे का और बाबा साहब का विचार मिलता है। अगर बाबा साहब के विचार स्वभाव से और विचार से नहीं मिले होते, अशोक को पूर्ण भारत की बात नहीं की होती। अशोक का राज मेरे सपनों का राज महानायक कांशीराम जी नहीं बोले होते। इसलिए ये प्रियम्बल को ध्यान में रख के अशोक ने काम किया। और ये हमारे एक लास्ट स्लाइड से पहले की स्लाइड है, आप सब लोगों को इस पर गौर करना होगा और इसे हम बहुत स्लो स्पीड में पढ़ेंगे। और एक प्रकार से आखिरी स्लाइड है, रिजॉल्व टू एक्ट in this way that encourage those who are devoted to Dhamma.
उसने जिस प्रकार से निर्णय किया, लोगों को कल्याणकारी कार्य को जब इनिशिएट किया, तो वो कहे इस तरीके से मैंने लोगों को एनकरेज किया कि वो अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आप को भक्ति भाव से अपना जीवन जिए, दृढ़ता के साथ, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ आचरण करें। अशोक आगे, हैविंग दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू, आई हैव सेट अप द धम्मा पिलर, अपॉइंटेड धम्मा महामार, अनाउंस धम्म प्रोक्लेमेशन। अब देखिए अशोक कितने अच्छे, वो कहते भाई धम्म महा पिलर क्यों लिखा है? धम्म महामात्र नाम का मिनिस्टर या गवर्नर क्यों नियुक्त किया गया? धम्म भेदी, युद्ध भेदी की जगह धम्म भेदी की घोषणा क्यों की कि युद्ध की जगह हम धम्म का प्रचार कर, धम्म से विजय प्राप्त करेंगे, धम्म विजय करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट था कि पूरे देश के अंदर एक आमूल चूक परिवर्तन लाना, क्रांति करना, रिवॉल्ट, और उसने कर दिखाया। और उसने बोला कि अब जो अपने अचीवमेंट भी बताता है सो उसी 10वें शिलालेख के 9वें अध्याय 9वें डायरेक्शन में, 10 डायरेक्शन है, 9वें डायरेक्शन में कि अचीवमेंट ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट्स, मेरे जानबूझ के किए गए प्रयत्नों को, मेरे पराक्रम का उपलब्धि क्या है? दिस प्रोग्रेस अमंग द पीपल थ्रू धम्मा हैज बीन डन बाय 2 मीन्स, मैं जो भी जीवन में जो परिवर्तन ला सका हूं लोगों के जीवन में, वो धम्म परिवर्तन ला सका हूं, धम्म विजय ला सका हूं, वो मूलतः 2 साधनों के माध्यम से, 2 अस्त्र शस्त्र से, 2 साधनों से। धम्म लिपि में वो पहला नियम लिखा है धम्म नियमेन च, अंग्रेजी में धम्म रेवोल्यूशन या रूल्स रेगुलेशन बनाना। तो जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए, एक इससे परिवर्तन ला पाया, और दूसरा निज्जती आचार, धम्म मॉरल परसुएशन। ये 2 बातों को समझना अशोक को समझने में बड़ी आसानी है कि जो कुछ अशोक बोलता है, जो कुछ भी मैंने नियम कानून बनाए वो मेरा उपाय छोटा लघु साबित होगा। कानून से जो मैंने शासन करना चाहा वो लघु उपाय साबित हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। कानून बनाए, कानून तो बनाते हैं, संविधान बनाया कानून बनेगा, लेकिन क्या मेरे को उपाय तो ठीक है, वो मैंने नियम बनाया उससे थोड़ा बहुत, पर लेकिन ये बड़ा उपाय साबित नहीं हुआ है जब मैंने लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया, लोगों को सोच विचार करने वाला बनाना शुरू किया। इसे धम्मा मॉरल परसुएशन कहते हैं, मतलब नैतिक मूल्यों का इजाफा करने के लिए कोशिश किया। कब नैतिक मूल्य कर सकेगा? आत्म परीक्षण करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, बंद दिमाग के दरवाजे खोलेगा, ओपन माइंडेडनेस होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, और लेटरल थिंकिंग करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग करेगा, तब कहीं उसके जीवन में परिवर्तन आना। This is the message of Ashok the Great in 21st century, which is still relevant. साथियों, आप इस चीज को बहुत सरलता से, मैंने आप लोगों के सामने बहुत कठिन विषय को सरल करने की कोशिश की। कहां तक सरल हो पाया हूं मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं अशोक खन्ना जी का 15-16 पेज पर उनका कोटेशन फिर से मैं रिपीट करना चाहूँ। ये अकेला मैं ही नहीं हूं, यहाँ पर एक विद्वान भी बोल रहा है, पे बैक टू सोसाइटी की भाषा बोल रहा है। प्रिम्बल ऑफ पिलर एडेक्ट 7th दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑन द अदर हैंड रिवील्स, स्पष्ट करता है, उघड़ करता है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग which led Ashoka to inculcate the principle of Dhamma and proclaim the message of Dhamma. Inculcate the principle of Dhamma, process of thinking. कितनी बड़ी बात है। हम सोच नहीं सकते कि इस देश के अंदर थिंकिंग एज ए विद्या थी, इंडिपेंडेंट फैकल्टी ऑफ नॉलेज थी। इसी को तो नष्ट करके हमको गुलाम बनाया गया, और बाबा साहब ने इसको परखा कि इस गुलाम बनाने में, हमको अनथिंकिंग पीपल बनाने में इस मनुस्मृति का हाथ है।
क्योंकि मनुस्मृति को मैंने अलग से डिफाइन किया। मनुस्मृति इज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट to convert majority thinking people into unthinking people, to initiate and perpetuate worst slavery culture. मनुस्मृति वो कामयाब प्रकल्प का नाम है जिसके द्वारा सोच विचार किरण शासन करती जमात को ना सोच विचार करने वाला समाज बनाकर जन्म जन्मांतर की गुलामगिरी में ढकेल दिया, बदतर अमानवीय स्थिति में ढकेल दिया। इस कामयाब प्रकल्प का नाम है मनुस्मृति। बाबा साहब ने इस कामयाब प्रकल्प को देखा और इसको उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को अपने 3 दिन के अधिवेशन की शुरुआत में इसको चलवाया। आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या कॉन्सेप्चुअल अशोका पैदा नहीं हो गया? कॉन्सेप्चुअल अशोका पैदा हो गया। इस देश का नया भविष्य का इशारा कर गए बाबा साहब। और उन्होंने प्रबुद्ध भारत बोला था, पर महानायक कांशीराम जी तो स्पष्ट तौर से बोल के गए कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। वो इतनी ताकत नहीं जमा पाए थे कि हम अशोक को पैदा कराएं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी ये साहस करने जा रहा है, डेलिब्रेट एफर्ट्स करने जा रहा है, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने जा रहा है कि बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से मनुस्मृति को जलाया, वो उद्देश्य सम्राट अशोक के शासन की पुनर्स्थापना करना था, प्रबुद्ध भारत की स्थापना करना था। इसलिए आज हम बाबा साहब के उस 25 दिसंबर की घटना को याद करते हैं और महान अशोक के आज 2300 साल के बाद क्यों ना हो, हमें जन्मदिन मालूम नहीं था तो हमने उनका कॉन्सेप्चुअल बर्थडे ऑफ अशोक द ग्रेट माना, और आज हमने अशोक को 21वीं शताब्दी में ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि बाबा साहब ने माना था, महानायक कांशीराम जी ने माना था, बी आर अम्बेडकर तो बहुत छोटी सी चीज है। एक अनुयायी है, एक एक्टिविस्ट है, उसे महापुरुषों ने जो सीखा समझा वही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। इन्हीं शब्दों के साथ हम 25 दिसंबर 2020 को कल बड़े पैमाने पर सारे लोग, जितना आप लोगों ने समझा है, जितना समझा सको 1 घंटे के अंदर आप लोग उनको समझाइए। और आगे की इतना कहते हुए मैं चाहूंगा कि कल का दिन आप लोग सफलतापूर्वक इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि ये पहली कड़ी है। इस देश में सम्राट अशोक को सरकार ने मनाना चाहिए, सरकार नहीं मना रही, हम मना रहे हैं। हम एक कल्चरल मूवमेंट को साथ में लेकर आगे चल रहे हैं। इसलिए मेरे को तमाम संगठनों से भी जो अलग अलग बिखरे पड़े हुए हैं, अलग अलग नाम से चल रहे हैं, सबसे मेरी विनम्रता पूर्वक अपील है, आइए भाईचारे के साथ इस बिगड़ी हुई समाज की बात को बनाने में एकजुट से, कॉपरेशन के साथ, थिंकिंग स्किल के साथ इस समाज को जगा ले जाएं और इस देश में महापुरुषों के सपनों का भारत स्थापित करने के लिए अपना अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मेरे को गौर से सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नाथ जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने सम्राट अशोक पर हम लोगों को जानकारी दी है। निश्चित रूप से कल जो 25 दिसंबर को पूरे देश में लगभग 130 से 131 जनपदों से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जहां हम लोग ये जन्मदिन मनाने का काम करेंगे, तो ये पूरी जानकारी हमारे और हमारे सभी ट्रेनर्स के लिए, जो हमारे सहकार साथी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही टूल्स है हमें अशोका को स्थापित करने के लिए, इस देश में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को गति देने के लिए और पीबीएसपी को मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने के लिए ये जानकारी बहुत बहुत ही लाभकारी है। साथियों, मैं अनम्यूट ऑप्शन कर रहा हूँ, मैं इस समय अनम्यूट ऑप्शन कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कोई साथी इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो, कल के कार्यक्रम के संबंध में कुछ पूछना हो तो वो आप उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि जानकारी कल के लिए कोई शंका समाधान कोई दिमाग में आ रहा। सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार आप अपने को, ये वाली आईडी अनम्यूट म्यूट हो गई आपकी सर। जी सर, ओपी गौतम जी सर, सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, गौतम जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ यस। मेरा प्रश्न है कि हम सम्राट अशोक की बात करते हैं। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में गए, लेकिन जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो श्रीलंका
जो नाम है वो 1978 में पड़ा है। उससे पहले लंका था जो 1972 में पड़ा था, और 1972 से पहले ये शिलोंग के नाम से प्रसिद्ध था। तो वो श्रीलंका कौन सी है जो सम्राट अशोक के समय पर थी? आज जी के लिए मान्य इसको भाई। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सर, ये अनावश्यक। आज के लिहाज से हम 25 जनवरी मनाने जा रहे हैं, 25 नहीं दिसंबर, नहीं, उसके लिए उचित क्वेश्चन नहीं है ये। फिर अनावश्यक कभी मिले मेरे से बात पर्सनली बात कीजिएगा, फोन पर डिस्कस। आज के संदर्भ का क्वेश्चन कीजिएगा तो ठीक है, क्योंकि अशोक के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अभी नहीं कही, क्योंकि नहीं, मैं संघमित्रा महेंद्र गए थे, वो बहुत सारी बातें हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया। मैं तो केवल शिलालेखों को डिस्कस किया, उसकी लाइफ की घटनाओं को डिस्कस नहीं किया तो नेक्स्ट श्रीलंका से संबंधित बात की है। ना। और रही हाँ, बात कल के प्रोग्राम की, कल हम दिल्ली में नहीं, ये 2 जरूरत जगह नहीं है कि आप उसको क्या रहे हैं दिल्ली में। आप इस चीज को, उसकी लाइफ को डिस्कस करने की जगह उसके सिद्धांतों को डिस्कस कीजिए ना। मैंने आज आप लोगों के सामने अनडिस्प्यूटेड अशोक प्रोजेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है। ओम प्रकाश, ओपी जी, गौतम जी, अनडिस्प्यूटेड अशोक प्रोजेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है, तभी हम सबको साथ में लेकर चल सकेंगे। जब विद्वान लोग हैं हमसे ज्यादा, जो हिस्टोरियन होंगे, वो इस पर चिंतन मनन करके अपन को रास्ता देंगे। पी.आर. अम्बेडकर ने रास्ता देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम तो सभी इतिहासकारों को अपील किया है कि भाई इसमें जितना भी कुछ योगदान है, जहां जहां कंफ्यूजन है वो निकाल के लाए और अशोक को रेलेवेंट बनाए, ऐसा। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी सर, नाहर पंडित सिंह चौहान जी, साहब, जय जी भीम। सर। जय बोलिए भीम चेतन सर। पंडित। हाँ, जय सर। सर जी को कल से ही सुन रहा हूँ मैं, और सर का ये अभिवादन करना चाहता हूँ, उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, नहीं, आप बड़े क्योंकि भाई हो चौहान साहब, ऐसा नहीं। तो ये बात आज तक जो हमने अशोका देखा था वो बुद्धिज्म की नजर से देखा था, यस, और जो भी अशोका के बारे में बात की जाती है, अशोका बोले तो बुद्धिज्म ऐसा ही उसका एक गणित या समीकरण या मैथमेटिक्स बना हुआ है। मगर आपने जो बताया कि भाई उन्होंने जिंदगी जीने के लिए और सीक्रेसी ऑफ द किंगडम, सीक्रेसी ऑफ द जो राजपाट करने का काम है वो पब्लिक कर दिया। उसके लिए पब्लिक विजिलेंस नाम की जो कंसेप्ट आज आपने यहाँ पे आगाज की है, शायद ही पब्लिक विजिलेंस के ये कंसेप्ट डिस्कशन में पहली बार मैं सुन रहा हूँ। आपने जो ये बातें बताई है, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। और इस दिशा से अगर हम सोचना शुरू कर दे तो अनसीन अनहर्ड और अनडिस्कस्ड अशोका और अच्छी तरह से सामने आएगा। इतनी बात करके मैं ठहरता हूँ। यस, धन्यवाद। वेरी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अनहियर्ड, अनसीन एंड अनएक्सप्लोर्ड अशोक का सामने आएगा, अनडिस्कस्ड। थैंक यू पंडित चौहान सर, थैंक यू, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने समझा है। एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। यस, गिरीश रकैया, गिरीश रकैया जी सर, अनम्यूट हो गुजरात गए से बोलिए। जय भीम जी, साथियों। जय भीम। सर 2 दिन से सुन रहा हूँ, साहब को बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन है सर, आज जो हमने शिलालेखों की बात की और दिल्ली टोपरा का भी जिक्र किया, तो मेरा क्वेश्चन है सर, गुजरात में जूनागढ़ का जो शिलालेख है, बहुत बार गए हम, देखे, गौरव प्राप्त किया, गौरव लगा हमें। और वो जो क्या संदेश देता है अरे वहाँ का आज जो मैंने लिपि है। गिरनार के शिलालेख का उल्लेख किया है भाई, और मैं वहां नास्तिक पर गया हूँ, आपके गुजरात में गया हूँ, गिरनार को देखा है, वो सारे को अभ्यास किया, और उसका आज के लेक्चर में मेरा उल्लेख भी है। आप देखेंगे मेरी स्लाइड में, तो गिरनार को मैंने उल्लेख किया। पहला शिलालेख की चर्चा मैंने गिरनार से शुरू की। पहला शिलालेख जो डिस्कस किया वो गिरनार का ही था। इसलिए गिरनार का शिलालेख और दिल्ली टोपरा का शिलालेख, स्तंभ लेख, इन दोनों को मिलाने तो अशोक को समझना आसान हो जाता है। गिरनार का शिलालेख और दिल्ली टोपरा का शिलालेख, ये दो को ही अभ्यास किया और बैराट और धौली के 2 और शिलालेख ले लिया, तो हम अशोक को सिद्धांतिक रूप से समझने में आसान होते हैं। जो लोग और अशोक के बारे में अनहर्ड, अनएक्सप्लेन्ड, अनसीन जो अशोका है, वो इनसे ही पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट। हाँ सर, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था सर। यस, वेलकम। हाँ सर, ये ग्रेट अशोका के बारे में एक ये भी है कि
एज ए लेमैन भी उनकी एक उनका फॉर्म है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे वो लेमैन के रूप में भी काम करते थे, या कैसे उनका एक वो था आम नागरिक के रूप में। हाँ, अशोक ने एज ए व्यक्ति राजा तो था, तो राजा के लिबास के साथ भी रहेगा, लेकिन आम आदमी के साथ जब मिलेगा ना, तो उस लेवल पे मिलेगा जिस लेवल का वो आदमी है। थोड़ा डोरा करें। लेमैन का मतलब क्या होता है कि आम आदमी तक का ख्याल रखा जा रहा है। वो कौन रख सकता है? जो उसको लेमैन का हार्ट उसके पास होगा कि उसकी तकलीफें क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसका दुख क्या है, उसकी गरज क्या है, ये जो समझ सकता है वो लेमैन। मजदूर का दुख मजदूरी जानता है, कहते हैं ना, किसान का दुख किसानी जानता है। इसी प्रकार से लेमैन होके जब आदमी सोचेगा तभी लेमैन का हित समझ सके। वो जाके कहीं मजदूरी करने वाला तो लेमैन नहीं बनेगा ना, लेकिन वो उस तरीके से आदमी के हृदय को, तकलीफों को जानने वाला बनता है, तभी उसने इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य किए। वो लेमैन की तकलीफ को नहीं समझता, तो इस तरह से कार्य आदमी को बहुत दुख हो जाता है। बहुत सारा पैसा तो दवा दारू में खर्च हो जाता था, आज दवा दारू में खर्च होना उसने बिल्कुल फ्री कर दी। फ्री हेल्थ सर्विस बाय अशोका द ग्रेट, ओन बाय हेल्थ सर्विस ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अशोका द ग्रेट। ये लेमैन की तरफ सोचना ही बात है। शिक्षा का सबके पहली केजी से पीजी तक का शिक्षा के बारे में सोचना, जैसे आप हो, मेरे बच्चे हैं, वैसे मेरे बच्चे और आप समान है। जैसा मैं अपने शिक्षा के बच्चों के ध्यान रखता हूँ पढ़ाई के लिए, वैसे आपके बच्चे का भी पढ़ाई का ध्यान रखूंगा। क्या लेमैन के दृष्टिकोण से सोचना नहीं है? हेल्थ और एजुकेशन अपने आप में लेमैन से सोचने का दृष्टिकोण एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू सर। जय भीम। जय भीम। ये कल हम लोग 23वीं वर्ष का जन्म शताब्दी अशोक की मना रहे हैं। इस विषय में आपने काफी हम लोगों को समझाने की कोशिश की, और हम लोग कल पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं। पहला ही ऐसा मौका है कि पीबीएसपी के माध्यम से हम लोग समाज में जाएंगे। बहुजन लोग काफी इसमें आतुरता से हम लोगों की तरफ देखेंगे। तो जनरली तो अशोका ये में रिलेवेंट हम लोगों को 21वीं शताब्दी में दिख रहा है, और हम लोग उसको ज्यादा लोगों में समझाएंगे। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम बहुजनों को ऐसी कौन सी बात कहें जिससे कि वो एकदम आकर्षित हो जाए, और उस चीज को ये पूरे देश में होने जा रहा है, इसके लिए भी ये जरूरी है सर। जी सर। ये केवल 25 दिसंबर की इवेंट का महत्व भी समझाइए कि मनुष्य मृत्यु से अशोक कैसे पैदा हो गया। इस कॉन्सेप्चुअल बर्थ ऑफ अशोका द ग्रेट को समझाना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल बर्थ ऑफ अशोका द ग्रेट है ये, और इससे फिर अशोक का रेलेवेंट होना, क्योंकि मनुष्य मृत्यु जलाकर अगर कुछ बात बनती है तो अशोक का ही शासन आता है। और कांशीराम जी भी बोल कर गए, मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत। तो 25 दिसंबर को समझाना बहुत ज्यादा चाहिए। सर मुझे कुछ पूछना सर। यस, वेलकम सर। ये रॉक एडिट 7 में एक लाइन आई है कि पहले मैं इतना जीलस नहीं था, लेकिन विद इन 1 ईयर आई एम मोर जीलस। तो जरा इसको बताइए सर, विद इन 1 ईयर क्या होगा सर? अब देखो, वो ये ट्रांसलेशन में जील किया है। हाँ। उत्साह मतलब इसका अति उत्साही, अति उत्साही, अति उत्साही, उत्साही भी नहीं, अति उत्साही। और एक बात है, बिना अति उत्साही हुए बना ये परिवर्तन का काम संभव नहीं होगा। अब बाबा साहब को देख लीजिए, उन्होंने इतने उत्साही थे कि उसके ऊपर जिस लगन पर लग गए तो उसको किसी और चीज को ना देखे, उसी पर पूरा दीवानगी की तरह से काम कर रहे थे। और ये दीवानगी से जब आपके अंदर दीवानगी पैदा होगी कि अशोक को स्थापित करना है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रियल अति उत्साही क्या होता है। इस मूवमेंट में कार्यकर्ता के मापदंड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, ग्रिट, GRIT, ग्रिट, जो उत्साह सतत बनाए रखता है और लंबे समय तक उत्साह बनाए रखता है, क्योंकि लड़ाई लंबी है। तो ग्रिट ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द होता है, और वहां पर अशोक ने जो शब्द किया उसका ट्रांसलेशन जील आया।
तो ये तो आपके लाइफ में उतारने पर ही मालूम पड़ेगा आपको कितने उत्साही हैं, क्योंकि उत्साह तो मापदंड आपको खुद डिसाइड करना होगा। सर वो विद इन 1 ईयर देख रहा था मैं क्या। नेक्स्ट। हेलो। यस जी बोले कौन साथी? जय सर। अच्छा चंद्रा रमेश चंद जी बोलिए सर, बोलिए। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, अभी चित्रकूट में कल 15 फीट का शिलालेख मिला अशोका द ग्रेट का, यही मुझे जी हाँ, इन्फॉर्मेशन हाँ। देना था। मैंने उसको पोस्ट किया है, ग्रुप में डाला है। उस पर लिखा क्या है उसको पढ़ा हुआ भेजिएगा। सर थैंक यू सर। उस पर लिखा क्या है वो, ये शिलालेख मिला बात अलग है, उसको पढ़कर उसमें क्या बताया गया ये ज्यादा महत्वपूर्ण। नेक्स्ट। हेलो। यस जी। शिव सिंह जी। मैं शिव सिंह आदित्य बोल रहा हूँ सर। जी Yes, आइए, कहाँ कम से? ऑन सर। जय कहाँ भीम। से हैं? अलीगढ़ आपको अलीगढ़ से हैं सर, अलीगढ़ से हैं। आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया आज, और बहुत डिटेल में एलेबोरेट किया। कल का